हेलो दोस्तों, आज हम आपको ज्योग्राफी का एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने वाले हैं, पृथ्वी की गतियाँ, जिससे आपको भर्ती परीक्षाओं या आगामी परीक्षाओं में बहुत काम आने वाले क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण का कौन सा प्रभाव नहीं है? तो इसके आंसर देख लेते हैं। दिन और रात की अवधि, ऋतुओं का परिवर्तन, सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त का होना, हवाओं की पेटियों का खिसकना। तो इसका आंसर होगा सूर्योदय और सूर्यास्त का होना। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अन्य कारकों के समान रहने पर पृथ्वी के द्वारा सूर्य ताप की प्राप्ति अधिकतम होगी। 3 जनवरी, 4 अगस्त, 4 जुलाई या 3 मई को? तो इसका आंसर होगा 3 जनवरी। 3 जनवरी को सही करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है। उपसौर, उपभू, अपसौर या अपभू? तो इसका आंसर होगा अपसौर, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी के सूर्य पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? इसके ऑप्शन देखते हैं। दिन रात का बनना, दिन रात का छोटा बड़ा होना, सूर्य की किरणों का सीधा एवं तिरछा होना, ऋतु निर्माण और ऋतु परिवर्तन। तो इसका आंसर होगा दिन रात का बनना, ऑप्शन ए सही करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिक्रमण, भू परिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव, चंद्रमा के परिक्रमण। तो इसका आंसर होगा भू परिभ्रमण। तो ऑप्शन बी को करेक्ट कर लेंगे। करेक्ट, सही हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने से क्या होता है? दिन रात होते हैं, मौसम बदलता है, वर्षा होती है, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमने से इससे दिन रात होते हैं। तो ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? सूर्य की चारों ओर परिक्रमा, दूरी पर 23.5 डिग्री अंश का झुकाव, उपयुक्त दोनों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य ग्रहण होता है प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक अमावस्या को, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के परिक्रमण तल पर आने से, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के एक परिक्रमण तल पर आने से। तो इसका ऑप्शन डी कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगर्ष पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के पृष्ठ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा है। तो इसे हम डायरेक्टली कर लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी व चंद्रमा के बीच सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी ना हो, सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हम ऑप्शन डी को कर लेंगे, उसमें से कोई नहीं है। हिरकवल्य एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल पूर्णतः पतचिन्ह के परिधीय क्षेत्र पर, केवल पूर्णतः पतचिन्ह के केंद्रीय क्षेत्र पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल पूर्णतः पतचिन्ह के परिधीय क्षेत्र पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था? अपसौर, उपसौर, अपभू या उपभू? तो इसका आंसर होगा उपभू, ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? इसका आंसर होगा, ऑप्शन देखते हैं पहले। पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, पृथ्वी जल
कर भस्म हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। 21 मार्च और 23 दिसंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण है इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बसंत विषुवत घटित होता है 20 से 22 मार्च के बीच, 21 से 23 सितंबर के बीच, 21 से 22 जनवरी को, 22 से 23 अगस्त को। तो इसका आंसर होगा 20 से 22 मार्च के बीच। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विषुवत संबंधित है 21 मार्च से, 22 दिसंबर से, 29 फरवरी से या 21 जून से। इसका आंसर ऑप्शन ए 21 मार्च से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु, टॉलविन, स्ट्रेबो या कोपरनिकस ने। तो इसका आंसर कर लेंगे हम अरस्तु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है? तो ये ओशिम्ड जी ने कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आंसर बताएंगे। 20 किमी सेकंड से, 40 किमी सेकंड से या 50 किमी सेकंड से या 29.8 किमी सेकंड से। तो इसका आंसर होगा 29.8 किमी सेकंड से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 180 डिग्री देशांतर कहलाती है। ऑप्शन देखते हैं, फिर आंसर बताएंगे। प्रधान देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा। तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो इसमें से 97.2%, नहीं। 2.15%, ये नहीं। 0.55% करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है? तो इसका आंसर 70.8% करेक्ट होगा। करेक्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये कथन वाला क्वेश्चन है, इसे आइए देखते हैं कथन। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल, मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। क्या ये सही है? दूसरा कथन देखते हैं। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल लवण जल, मीठा पानी का 95 ध्रुवीय बर्फ, छत्रक एवं हिमनदों में आबद्ध है। तो इसका आंसर होगा केवल एक। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल, मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। तो ऑप्शन एक सही करके अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? तो इसमें सोडियम क्लोराइड होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, फिर मैं आंसर बताऊंगी। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। तो सबसे गहरा महासागर होगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? कर्माडक गर्त, इंडोनेशिया गर्त, कुरिल गर्त या मोरियाना गर्त। तो इसका आंसर तो मोरियाना गर्त ही होगा, क्योंकि वो विश्व का सबसे बड़ा गर्त है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प को सतह क्षेत्र की दृष्टि से सामान्यतः सबसे बड़ा समुद्र माना जाता है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक या प्रशांत या आर्कटिक। पैसिफिक महासागर को प्रशांत महासागर को पैसिफिक महासागर भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर ही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागर उत्तरी ध्रुव पर स्थित है?
उत्तरी ध्रुव पर स्थित है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आर्कटिक महासागर, जो पूरा बर्फ से घिरा हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्रुवीय भूमध्य सागर है जापान सागर, आर्कटिक सागर, उत्तरी सागर या अंटार्कटिका सागर। तो इसका आंसर होगा आर्कटिक सागर, ध्रुवीय सागर, जो उत्तरी ध्रुव पर होगा वो ध्रुवीय सागर होगा। तो इसका आंसर होगा आर्कटिक सागर, जैसे कि अभी अपने ऊपर देखा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गोएट क्या है? गोएट गहरी सागरीय मैदान, महासागरीय खाई या गर्त, सपाट शिखर, समुद्री पर्वत, महासागरीय निक्षेप। तो इसका आंसर होगा सपाट शिखर, समुद्री पर्वत, जो समुद्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल पर्वत जैसे होते हैं पर ऊपर से उनका सिर सपाट होता है, इस तरह के। ये सपाट शिखर समुद्री पर्वत गोएट कहलाते हैं। सेंट पॉल कटक स्थित है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या भूमध्य सागर में। तो इसका आंसर होगा सेंट पॉल कटक स्थित है हिंद महासागर में। तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस महासागर में सबसे बृहत मध्य महासागरीय कटक स्थित है? मध्य कटक है स्थित है, तो वह अटलांटिक महासागर या अंध महासागर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एस आकार का महासागर कटक कौन सा है? तो ये होगा प्रिंस एडवर्ड कटक, सोकोत्रा कटक, पूर्वी प्रशांत कटक या मध्य अटलांटिक कटक। इसका आंसर तो मध्य अटलांटिक कटक होगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेंजिया के चारों ओर फैला महासागर कौन सा है? सॉरी ऊपर नीचे हो गया है, ऑप्शन देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, पेंथालासा या टेथिस। तो इसका आंसर होगा पेंथालासा, ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जिस महासागर से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है वो है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से इसका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? पोलैंड होगा, नॉर्वे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है, ऑप्शन देखते हैं। पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी महासागर। का आंसर होगा पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, तो ऑप्शन ए करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर। जिस महासागर से सार्गोसो संबंधित है वह है उत्तरी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत या दक्षिणी अटलांटिक। तो इसका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक, जो शीत लहर और या गर्म लहर से बनती है। इसका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या दक्षिणी महासागर। तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डियागो गार्सिया द्वीप जहाँ स्थित है वह भूमध्य सागर, वह है भूमध्य सागर, दक्षिणी चीन सागर, अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर। का आंसर होगा हिंद महासागर, ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से अफ्रीका को यूरोप से कौन सा अलग करता है? ऑप्शन देखते हैं। लाल सागर,
मेडिटेरेनियन समुद्र, पर्शियन गुल्फ या अटलांटिक सागर? तो इसका आंसर होगा मेडिटेरेनियन समुद्र, ये अलग करता है। ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से माल्टा कहाँ अवस्थित है? बाल्टिक सागर में, अटलांटिक सागर में या काला सागर में? तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागर में। ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा महाद्वीप सेल्फ सागर है? आंसर होगा भूमध्य सागर। ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। मिड अटलांटिक रिज का कौन सा भाग चैलेंजर राइज के नाम से जाना जाता है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, मध्य भाग या उत्तरी पश्चिमी भाग? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी भाग। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन था आज का।